जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं मार्केट की बात ग्रो के साथ। उम्मीद करता हूं मार्केट की बात के सारे एपिसोड्स एंजॉय कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो मार्केट की बात की हमने कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है, उसे देखिए और स्पॉटिफाई पे भी आप लोग जो है मार्केट की बात पॉडकास्ट को सुन सकते हैं। बात करते हैं आज के खास गेस्ट की और आज का एपिसोड काफी यूनिक होने वाला है। काफी ज़्यादा यहाँ पे आपको जो हम लोग डेटा शेयर करेंगे, काफी चार्ट्स वगैरह दिखाएंगे, तो आराम से बैठ के देखिएगा इस पूरे के पूरे एपिसोड को। बात करते हैं आज के खास गेस्ट की जो है रितेश जैन सर। आइए रितेश जैन जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। मिस्टर रितेश जैन के पास इन्वेस्टमेंट की दुनिया में 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। उन्होंने कई सीनियर लीडरशिप रोल्स में काम किया है। वो कोटक एएमसी में फिक्स्ड इनकम को हेड कर चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने कैनेडा रोबेको एएमसी को चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर की पोजीशन पे ज्वाइन किया। उसके बाद उन्होंने टाटा एएमसी और बीएनपी पैरिबस म्यूचुअल फंड में भी सीआईओ की पोजीशन पे काम किया है, और जिसके बाद उन्होंने ईस्टर्न फाइनेंसर्स और ओल्ड ब्रिज कैपिटल मैनेजमेंट के साथ काम किया। फाइनली जुलाई 2022 में रितेश ने शुरुआत की अपनी इन्वेस्टमेंट फर्म पाइन ट्री मैक्रो की। 2019 में उन्हें लिंक्डइन द्वारा इकोनॉमी एंड फाइनेंस कैटेगरी के अंडर टॉप 3 इन्फ्लुएंसर्स में चुना गया था। फिक्स इनकम और इक्विटी इन्वेस्टमेंट के फील्ड में उन्हें कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं। तो दोस्तों देरी किस बात की, उठा लीजिए अपना पेन, उठा लीजिए अपनी कॉपी, उठा लीजिए अपनी पानी की बॉटल, या फिर स्पॉटिफाई पर अगर सुन रहे हैं तो वैसे ये वाला एपिसोड स्पॉटिफाई पर आप नहीं सुन पाएंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे चार्ट्स हैं। तो अगर आप लोग सिर्फ इसे देख रहे हैं तो आराम से बैठ के पूरा देखिएगा और अपने सारे का सारा फीडबैक कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं मार्केट की बात ग्रो के साथ विद रितेश जैन। हाय रितेश जी, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। थैंक यू नीरज। मुझे सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछना है। आप लिक्विडिटी में बहुत ज़्यादा जो है वो बिलीव करते हैं और हमेशा बताते हैं कि लिक्विडिटी जो है वो स्टॉक मार्केट को ड्राइव करती है, और लिक्विडिटी ऐसा भी आपने कहा है कि लिक्विडिटी इज इवन मोर इंपॉर्टेंट देन फंडामेंटल्स, राइट? तो ये इसको मैं डिटेल में समझना चाहूँगा कि हाउ इट इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन फंडामेंटल्स एंड एक्चुअली में कैसे ड्राइव करती है स्टॉक मार्केट को। So I will make a very important statement over here. That is, liquidity creates fundamentals. Fundamentals don't create liquidity. और ये मैं आपको दिखाता हूँ, by my next chart. So ये जो चार्ट है ये ग्लोबल मनी सप्लाई का चार्ट है, और उसके साथ जो व्हाइट लाइन है ऑन द लेफ्ट चार्ट इज ग्लोबल मनी सप्लाई। द येलो लाइन इज व्हाट S&P 500 इंडेक्स। मैं S&P 500 इंडेक्स हटाकर यहाँ पर ग्लोबल इक्विटीज भी डालूंगा ना, तो it is exactly the same chart. Now the chart can extend back to 2011-12, and before 2011-12 liquidity was not the main driver of fundamentals. After 2011-12 Lehman crisis के बाद जब they started intervening in the market, global central bankers became very very powerful. They started intervening in the market a lot more than what they were doing earlier, and they were coordinating the monetary policies. Like सब मिलकर आपस में सेम काम करते थे ना, एक दूसरे से बात करके। So what you are finding is कि मैंने ये हमेशा देखा है कि जब भी ग्लोबल मनी सप्लाई बढ़ रही होती है, तो चाहे फंडामेंटल्स शॉर्ट टर्म में डेटेरियोरेट कर रहे हो, फिर भी द पी मल्टीपल्स compensate for lower EPS. बट जब भी ग्लोबल मनी सप्लाई इज एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टिंग, तो चाहे EPS कितनी भी अच्छी हो, द पी मल्टीपल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग। सो टू एक्सप्लेन इट सिंपली, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया ऑफ what is going to happen on EPS, because all of you look at EPS very very closely. I am the person who looks at price earning multiples. The price earning multiples is a function of global liquidity, which flows in every economy, and mostly it is created out of G7 central bankers. So ये जो global money supply का chart है, USD में denominated है, ये this is basically of G7 central bankers. On the right hand side, अगर किसी को बहुत जानना है liquidity के बारे में, so the authority on liquidity in my view is cross border capital. आप cross border capital का ये जो chart है right में आप देखेंगे, तो आप इसमें ग्लोबल लिक्विडिटी और क्रिप्टो प्लस गोल्ड का आप कोरिलेशन देखिए। लिक्विडिटी इज ऑलवेज द लीडिंग इंडिकेटर, क्रिप्टो प्लस गोल्ड इज जस्ट फॉलोइंग द ग्लोबल लिक्विडिटी। सी द चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू, इट इज एग्जैक्टली द सेम काइंड ऑफ चार्ट। आप सिर्फ देख रहे हैं लीडिंग और लैगिंग थिंग। व्हाट इज अ लीडिंग थिंग, व्हाट इज अ लैगिंग थिंग? लीडिंग थिंग इज मनी सप्लाई, लैगिंग थिंग इज मार्केट्स। लेफ्ट में लीडिंग, ऑन द राइट साइड, leading thing is money supply, lagging thing is market. So what is leading the market in 2023 from 2022 fourth quarter till now? Fourth quarter 2022 say it was the US money supply which started rising. How did it start rising?
From 11th or 12th October, they started pumping more money into the banking system. How were they putting more money into the banking system? इस तरीके से सोचिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैलेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पड़ा हुआ है 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ और इंस्टेड ऑफ बोरोइंग मोर मनी फ्रॉम द मार्केट टू पे फॉर द बिल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड्स कि नहीं मैं बाजार से बोरो नहीं करूंगा तो मैं बाजार से लिक्विडिटी नहीं लूंगा उल्टा जो मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है मैं उसे खर्च कर दूंगा तो मैं आपको एश्योर करता हूं कि सिस्टम की लिक्विडिटी बढ़ जाएगी जब सिस्टम की लिक्विडिटी बढ़ जाएगी तो उस समय इट विल सपोर्ट द मार्केट्स सो दिस इज हाउ आई विल एक्सप्लेन द कोरिलेशन बिटवीन द लिक्विडिटी एंड द एसेट क्लासेस इंटरेस्टिंग लिक्विडिटी क्रिएट्स द फंडामेंटल नॉट फंडामेंटल क्रिएट्स द लिक्विडिटी तो अभी अभी फंडामेंटल जो कर कंप्लीटली अभी जो स्टेटस आपका अगर मैं आपसे पूछूं एक लेमैन की तरह के व्हाट इज द लिक्विडिटी स्टेटस राइट नाउ इन इंडिया एज पर यू सो मैं इंडिया का स्टेटस लिक्विडिटी का मैं इस तरीके से देखूंगा कि अगर आपको याद हो कोविड के बाद हमने 10 लाख करोड़ के लिक्विडिटी सिस्टम में एक्सेस लिक्विडिटी वाज देयर इन द सिस्टम 10 लाख करोड़ की बैंकिंग लिक्विडिटी विच एनीबडी कैन फाइंड आउट इट इज देयर इन आरबीआई's नंबर जब वो लिक्विडिटी थी तो पी मल्टीपल्स वर एक्सपैंडिंग and you could buy any company and justify you can justify any multiples today that liquidity in India has come down from 10 lakh crore to almost negative it was zero it was almost negative so when the liquidity has come down to zero in India that is why you are finding that your markets are struggling for the last 1 year because there is no system liquidity when you have excess liquidity flows into either real estate or high beta asset class like stocks okay but when you have no liquidity in the system what you find that thing is that these high beta assets actually struggle so अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि इंडिया की लिक्विडिटी कब इंप्रूव होगी when the difference between deposit and credit growth rate like credit growth rate आज कुछ 16-17% है deposit growth rate कुछ 10-11% है when the difference between these two narrow that means India's liquidity is improving when India's liquidity will improve that is the time that I would want to be saying that since India's liquidity is improving the risk reward favors taking bets in high beta assets than today राइट लिक्विडिटी हम सबको पता है एक लेमैन की तरह हम सबको पता है कि सेंट्रल बैंक जो है वो लिक्विडिटी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं एंड प्राइमरली इंटरेस्ट रेट के थ्रू जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और ऐसे क्या टूल्स हैं और ऐसे क्या पॉलिसीज या और ऐसे क्या प्रोसीजर्स हैं जिनके थ्रू सेंट्रल बैंक जो है वो लिक्विडिटी को कंट्रोल करते हैं या इफेक्ट करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी तरीके से ठीक है उसके लिए मैं आपको अपना दूसरा चार्ट दिखाता हूँ ये चार्ट मैक्रो स्ट्रैटेजी पार्टनरशिप का है तो इसमें आप 4 चीजें देखेंगे 4 चीजें जो ब्लू में और एक चीज विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज 3 थिंग्स वन इज फर्स्ट ऑन द लेफ्ट इज क्यूटी क्वांटिटेटिव टाइटनिंग दिस इज द अमाउंट ऑफ मनी अगर आपको याद हो क्वांटिटेटिव ईजिंग हम लोगों ने एक वर्ड बहुत सुना है पिछले 7-8 साल 2021 तक क्वांटिटेटिव ईजिंग मींस कि जब भी सेंट्रल बैंकर के पास सेंट्रल बैंकर स्टार्टेड बाइंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स फ्रॉम द मार्केट okay and put liquidity in the system that is quantitative easing but since inflation ऊपर चली गई थी तो सेंट्रल बैंकर्स ने बोला मेरे पास जो बॉन्ड्स हैं मैं वो बाजार में बेचूंगा जब वो बॉन्ड्स आप बाजार में बेचते हो तो आप लिक्विडिटी सिस्टम से ले लेते हो तो as per some numbers the first quarter QT means the liquidity which central bankers will withdraw or this is specifically about US because this is the biggest contributor of liquidity on the planet. Federal Reserve Bank $250 billion की लिक्विडिटी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 में निकालने वाला है तो अगर एक ही चीज होती थी सिस्टम में तो ये एक ही चीज अगर हम लोग बोलते थे कि यार ये चीज इफेक्ट करती है तो दिस इज द बिगेस्ट इफेक्ट विच यू आर सीइंग ऑन योर स्क्रीन द सेकेंड इज टीजीए बैलेंस टीजीए इज ट्रेजरी जनरल अकाउंट ये समझिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ पड़ा हुआ है सो सिंस आपको पता होगा आप शायद आप पढ़ रहे होंगे यूएस में फिर से लड़ाई चल रही है कि हमें डेट सीलिंग बढ़ानी है डेट सीलिंग बढ़ाने का मतलब ये होता है कि हम $31 ट्रिलियन तक बोरो कर सकते थे हमारे पास एग्रीमेंट था हमने बोरो कर लिया है अभी हम बोरो नहीं कर सकते हैं तो फिर ये लिक्विडिटी पॉजिटिव में क्यों है $100 बिलियन ये लिक्विडिटी पॉजिटिव में $100 बिलियन इसलिए है क्योंकि ये पैसा अगर आप बोरो नहीं कर सकते हो तो आपके पास जो एग्जिस्टिंग पैसा पड़ा हुआ है सिस्टम के बाहर
आप उस पैसे को खर्च कर रहे हो। अगर पिछले 2 महीने का मैं बात बोलूं तो पिछले 2 महीने में ये जो $100 बिलियन पॉजिटिव आपको दिखाई दे रहा है, it should have been closer to minus $500 billion. So $6 billion over the last 2 months have been spent by US Treasury, which was the money which was lying outside the banking system, which has been spent. So this is which is in positive, which is keeping it positive. Reverse repo is कि जो बैंकों का पैसा फेडरल रिजर्व बैंक के पास पड़ा हुआ है, अपने पास भी जो एक्सेस पैसा होता है अपने बैंकों का, वो भी उठाकर वो रिजर्व बैंक के पास देते हैं। तो दिस इज मार्जिनली नेगेटिव। बैंक lending is actually going to be, so bank lending is what commercial banks lend, like the way India में banks जो lend करते हैं पैसा, which is going to create $50 billion of liquidity. So अगर आप देखेंगे तो net liquidity withdrawal in the first quarter of 2023 in US is estimated to be minus $150 billion. आप बोलेंगे यार ये तो $150 बिलियन तो सिस्टम से निकाल रहे हैं ना, ये तो $150 बिलियन अगर ये सिस्टम से निकाल रहे हैं तो ये नेगेटिव होना चाहिए। The problem is this was supposed to be minus $700 billion. A lot of people in market had made, short term जो traders type होते हैं, उन्होंने काफी कुछ जो नंबर क्रंचिंग मेरे से भी बहुत अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि उनका डे टू डे ट्रेडिंग एल्गोरिथम्स आर बेस्ड ऑन दैट। वो मान के चल रहे थे कि माइनस 600 से माइनस $700 बिलियन होगा। Since it was minus $150 billion because of debt ceiling, it was negative for dollar. आपने देखा होगा कि US dollar was going down against every other currency in the last 2 months, और डॉलर इंडेक्स 113 का 103 आ गया। जब भी डॉलर इंडेक्स नीचे जाता है तो ग्लोबल लिक्विडिटी बढ़ती है, जब भी डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है तो ग्लोबल लिक्विडिटी श्रिंक होती है। तो वी हैव सीन द बेस्ट ऑफ मार्केट इन द लास्ट 2 months, जब डॉलर इंडेक्स 113 का 102 आ गया, जस्ट बिकॉज कि हम जितना नेगेटिव एक्सपेक्ट कर रहे थे लिक्विडिटी उतना नहीं है। So these 4 things on the QT, TGA, reverse repo, bank lending, all put together is net liquidity. It's not as bad as what it was feared to be. But इसका मतलब एक चीज और होता है, जब इनकी डेट सीलिंग रिजॉल्व हो जाएगी उस समय ये बाजार से आकर, यूएस ट्रेजरी बाजार से आकर बहुत बड़ा पैसा रेज करेगी। वो जब ये पैसा बहुत बड़ा पैसा बाजार से आकर रेज करेगी तो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर फंडामेंटल्स मार्केट्स विल स्ट्रगल। राइट, मतलब तब लिक्विडिटी क्रंच हो जाएगा आपके हिसाब से, अगर मैं बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट पे जाऊं। यस, राइट, अभी उसका सीधा बहुत बड़ा पैसा खर्च करवा रहा है। राइट, ओके। एक चीज़ जो पिछले एक डेढ़ साल से हम लोग सुन रहे हैं, और कोई कहता होगा कोई कहता नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत मैक्रो इकोनॉमिक्स पे ध्यान देते हैं, बहुत सारे ट्रेंड को आप जो है स्पॉट करते हैं। तो रिसेशन इन द यूएस, ये एक बहुत चर्चा का विषय रहा है कि भाई बहुत सारे एक्सपर्ट कहते हैं रिसेशन आएगा, क्योंकि जो है रेट हाइक जो है लगातार फेड करता जा रहा है, राइट। लेकिन आपने बोला है कि फेड अब जो है ज़्यादा रेट शायद हाइक नहीं करेगा आगे चल के। तो क्या लगता है कि पहले तो रेट के बारे में बात करें, क्यों लगता है आपको ऐसा कि और ज़्यादा हाइक नहीं होंगे, और फिर रिसेशन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले एक्चुअली मैंने पहले चार्ट बनाया हुआ है रिसेशन का, उसके बाद मैं फेड रेट हाइक की, अगर आपको चलिए पहले फेड के रेट हाइक की बात करते हैं। जैसा आप सही समझे प्लीज। हाँ जी, नहीं ठीक है, चलिए पहले फेड रेट हाइक की बात करते हैं, बिकॉज दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो मैं चाहूंगा कि हर कोई ये जो येलो में ये जो मैंने स्टेटमेंट्स हैं, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये हर्शमैन कैपिटल की स्टेटमेंट है कि यूएस डेट टू जीडीपी इज क्लोज टू 130% लेवल, 130% का डेट टू जीडीपी है। सिंस 1800 यानी कि 122 साल का डेटा है इनके पास, 122 साल का डेटा। 51 out of 50 countries with gross government debt more than 130% have defaulted either through restructuring, devaluation, high inflation, or outright default. So US today is second time in the last 120 years is actually having a debt to GDP of 130%. आप ये देखेंगे बीच में चार्ट, एक बार वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का चार्ट है। 1943-44 में जब ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद निकले तो इन्होंने इंटरेस्ट रेट उतने नहीं बढ़ाए और इन्फ्लेशन आगे बढ़ते रहने दी। जब आप इन्फ्लेशन को आगे बढ़ते रहने देते हो और इंटरेस्ट रेट उतना नहीं बढ़ाते हो तो उसे बोलते हैं फाइनेंशियल रिप्रेशन।
सो उनने 1943-44 में 130% उनका डेट टू जीडीपी था। 1952 में अगर आप वो देखेंगे लाइन एकदम ऊपर जाकर फिर से कोलैप्स कर गई, वो 50 to 60% आ गया। सो अगर मैं हिस्टोरिकली जाऊं, हिस्टोरिकली देखूं, सो देर आर ओनली 2 or 3 ways ऑफ रिड्यूसिंग दिस डेट टू जीडीपी। आप डिफॉल्ट कर दो अपने डेट पे। आप अगर डिफॉल्ट कर दोगे तो आप समझ लो कि इट्स अ पॉलिटिकली अनएक्सेप्टेबल थिंग। The easiest way of doing that thing is devaluation। आप रिस्ट्रक्चरिंग भी नहीं कर सकते। आप अर्जेंटीना थोड़ी हो कि हर 2-3 साल के बाद आईएमएफ जाओगे भीख मांगने पैसे का कि यार मेरा डेट कम कर दे। आप तो रिजर्व करेंसी हो ना वर्ल्ड की। सो रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड कि आप पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल नहीं है डिफॉल्ट होना, रिस्ट्रक्चरिंग हम कर नहीं सकते हैं। तो द ओनली थिंग विच happens is devaluation। How do you devalue a debt of a country? You allow inflation to run faster than the interest rate। When you allow the inflation to run higher than the interest rate, then it is close to devaluing your debt। मानिए ना मानिए, हर इमर्जिंग कंट्री ने ऐसा करा है, इंक्लूडिंग इंडिया, विच इज नोन एज फाइनेंशियल रिप्रेशन। तो इसकी वजह से मैं मानता हूं कि अ टाइम इज कमिंग वेयर यूएस विल से, ये जो बात करते हैं कि 2% हम लोग इन्फ्लेशन ले आएंगे, नहीं ला सकते ये चीज, क्योंकि इनके पास डेट बहुत ज्यादा है। आप उस डेट को डिवैल्यू नहीं करोगे तो आप डेट ट्रैप में चले जाओगे। तो बट यू हैव टू पुट अ ब्रेव फेस ना। आप थोड़ी सबके सामने आकर बोल सकते हो कि नहीं यार हम तो रेट बढ़ाते रहेंगे, देख लेंगे। आपको तो बोलना पड़ेगा ना कि हम तो रेट बढ़ाते रहेंगे, चाहे आप पीछे से बोलो नहीं यार, वी विल फाइंड अ रिगल रूम एंड वी विल गेट आउट ऑफ दैट थिंग। सो इसलिए मैं मानता हूं कि रेट हाइक जो बचे हैं, मेरे ख्याल से सिर्फ एक रेट हाइक बचा है। और मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि रेट हाइक एक ही क्यों बचा है। तो इसे बोलते हैं होप साइकिल, क्योंकि अभी मैं आपकी रिसेशन वाली चीज पे जा रहा हूं। तो यूएस में रिसेशन आएगा नहीं आएगा, क्या होगा? तो दिस इज हाउ द साइकिल वर्क्स। ये पाइपर सैंडलर का चार्ट है। सबसे पहले हाउसिंग पीक करती है जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाना चाहते हैं। आपने शायद देखा होगा इंडिया में भी हमारे मॉर्गेज रेट्स अगर ऊपर जाएंगे, हमारी सेंसिटिविटी इतनी नहीं है, बट वेस्टर्न वर्ल्ड में सेंसिटिविटी इंटरेस्ट रेट की बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले हाउसिंग स्टार्ट टॉपिंग ऑफ। तो नवंबर 2020 में ही हाउसिंग स्टार्टेड टॉपिंग ऑफ। अगर आप पहले चार्ट में एच देखेंगे तो ओके, NAHB इज नेशनल एसोसिएशन ऑफ हाउसिंग होम बिल्डर्स। उसके बाद ओ देखिए, उसके बाद ऑर्डर्स पीक्ड आउट हो गए। मार्च 2021 में पूरे ऑर्डर्स पीक आउट हो गए। ISM मैन्युफैक्चरिंग करके बोलते हैं। तो परचेसिंग मैनेजर ने बोला यार वीकन तो हो रही है इकोनॉमी। P is the profits। I think we are at this cycle as of now that P is the third thing to go। और आप भी जानते हैं कि कॉर्पोरेट्स में अगर प्रॉफिट्स नीचे, जब तक प्रॉफिट्स ऊपर हैं तो आपका सीईओ किसी को भी नहीं निकालेगा एक्चुअली, वो इनएफिशिएंसी टॉलरेट करेगा। बट जब प्रॉफिट स्टार्ट्स गेटिंग हैमर्ड, देन अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट्स राइजिंग। आज ही शायद सुबह की न्यूज है, अभी मैं देख रहा था कि मैसिव अमाउंट ऑफ जॉब लॉसेस हैव हैपेंड इन अल्फाबेट एंड माइक्रोसॉफ्ट इन द लास्ट 2 days, एंड अमेज़न आपने सुन ही लिया होगा। तो एम्प्लॉयमेंट, हाँ, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इट विल स्टार्ट राइजिंग नाउ बाय मिड ऑफ 2023। सो अगर हम आज बोले तो आपको तो एम्प्लॉयमेंट देखनी ही नहीं चाहिए अपनी मॉनेटरी पॉलिसी सेट करते हुए। आप आज क्या बोल रहे हो यार, मेरी तो अनएम्प्लॉयमेंट 3.6% है, 40 साल के लो पर है, तो यानी कि इकोनॉमी इज डूइंग वेल। नो सर, एम्प्लॉयमेंट इज ऑलवेज द लैगिंग इंडिकेटर। सो आई बिलीव विद इन 2-3 months अपने पास ऐसा डेटा आएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट हैज स्टार्टेड राइजिंग, बट इट विल नॉट राइज दैट मच। यू विल से ऐसा क्यों है कि इतना राइज क्यों नहीं करेगा? उसका एक रीजन है। 2020 जनवरी से 2022 का जो मेरे पास डेटा है, पीपल ऑन डिसेबिलिटी इन यूएस एज्ड 16 to 65 हैज गॉन अप बाय मोर देन 2 million पीपल। यानी कि 20 लाख लोग डिसेबिलिटी पर आ गए हैं यूएस में। ये वो लोग हैं जो वर्किंग क्लास के होते थे हमेशा, और हमेशा वर्कर रहते थे, लेकिन वो डिसेबिलिटी पर आ गए हैं कोविड के बाद। इसलिए आपको एम्प्लॉयमेंट नंबर इतने टाइट दिख रहे हैं, बट एम्प्लॉयमेंट इतनी अच्छी नहीं है। इसलिए मैं मानता हूं कि वी आर वेरी क्लोज टू रिसेशन। द प्रॉब्लम इज हाउ स्ट्रॉन्ग द रिसेशन विल बी, दैट नोबडी कैन से। देयर इज ओनली वन इंडिकेटर विच इज लाइक 10 साल के बॉन्ड की यील्ड और 2 साल के बॉन्ड की यील्ड। हम लोग वो चार्ट बनाकर रखते हैं।
उस चार्ट के हिसाब से द रिसेशन कुड बी अ लिटिल बिट it might be a little bit stronger than what the market thinks. ओके सो अभी पता है हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं राइट। एक एक रिटेल इन्वेस्टर, एक रिटेल व्यक्ति ये जानना चाहता है कि ऐसे में उसको क्या करना चाहिए। ऐसे में उसको स्टॉक मार्केट से दूर रहना चाहिए, उसको स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर करना चाहिए, या जो वो SIPs कर रहा है वो करते रहना चाहिए। उनके लिए क्या थॉट्स हैं? देखिए, मैं दो चीजें हैं। एक तो आपको SIP कभी तोड़ना ही नहीं चाहिए इन एन इकोनॉमी जो 6% से ग्रो करती है और 6% उसकी इन्फ्लेशन है, मोटा मोटा मान लीजिए इंडिया का। ओके, तो corporate profitability over a period of time is a function of real GDP plus inflation. तो अगर आपका रियल GDP आप मानते हैं इंडिया में 5-6% रहेगा और इन्फ्लेशन 5-6% रहेगा, ओके, तो वॉल्यूम ग्रोथ रेट प्लस प्राइस ग्रोथ रेट हम लोग जो मानते हैं, अगर आपको ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5-6 years अगर ये रहता है तो आप मान के चल लीजिए, नॉट इन लीनियर फैशन, but your return will be closer to is in double digits. Okay, it's a simple way of looking at things, but it is not in linear fashion. Please understand that thing. But incrementally, fixed income is becoming cheaper than equities. आप अपने आसपास बैंक डिपॉजिट रेट्स आपने देख लिए होंगे, आपने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी देखे होंगे। ओके, incrementally for the first time in the last 5-6 years, I am finding that fixed income bonds, fixed income assets, some deposits also are becoming cheaper. That means they are becoming competition to equities for the first time in few years. So on one hand, I will continue to be invested in equities because I simply believe that 12% का नॉमिनल GDP ग्रोथ रेट के अंदर आपको इक्विटीज में रहना जरूरी है। इट्स अ नेसेसरी इविल, आप मान लीजिए उस चीज को। बट इंक्रीमेंटल फ्लोज, इंक्रीमेंटल अगर आपके पास सेविंग्स हैं beyond SIPs, please start looking at bonds, whether government bonds or state development bonds or corporate bonds. But thinking process should be हमने bonds नहीं देखे बहुत समय से, क्योंकि हमें बॉन्ड पे यील्ड ही नहीं मिलती थी, लेकिन अभी बॉन्ड की यील्ड इतनी अच्छी मिलने लगी है कि लोगों को थोड़ा उसके बारे में सोचना चाहिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से उसके बारे में क्वेश्चन पूछने चाहिए कि क्या चल रहा है, क्या यील्ड है, पहले क्या यील्ड होती थी। तो आपको छोटा सा शायद आपको एग्जाम्पल पता होगा, मेरे पास प्रॉपर नंबर नहीं है, लेकिन 1 साल पहले शायद आपका लिक्विड फंड में भी में आपको 3.5-4% मिलता था। आज वही लिक्विड फंड आपको 6 से 6.5% दे रहा है। तो आप क्यों नहीं, why would you not put your money to work at this point of time and start investing in fixed income? Because एक बार इन्फ्लेशन नीचे आई, जो आएगी, एक बार इन्फ्लेशन बीच में नीचे आई तो फिर वो आपको फिक्स्ड इनकम की यील्ड्स नहीं मिलेंगी उस समय। तो आई थिंक यू शुड स्टार्ट लुकिंग बियॉन्ड इक्विटीज एंड इनटू फिक्स्ड इनकम आल्सो। राइट मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था कि हमने पिछले, अगर मैं लास्ट डिकेड की बात करूं तो हम सब ने देखा कि लो इंटरेस्ट रेट का जो है वो डिकेड रहा था। जैसे आप भी बता रहे हैं कि फिक्स इनकम पे काफ़ी कम जो है वो रिटर्न्स रहे थे, लेकिन अब जो है वो इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट आ चुकी है। और कितने लंबे समय तक के लिए हम लोग सोच सकते हैं कि इन्फ्लेशन इज हेयर टू स्टे? या तो मैं उसको एक वर्ड में बोलूंगा, डीग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन was the best thing which happened to equities and the worst thing which happened to fixed income, because globalization means that all the factories of the world went to China. China was developing. तो चाइना में जब ये सब डीग्लोबलाइजेशन हुआ तो डीग्लोबलाइजेशन की वजह से चाइना केप्ट प्राइसेस लोअर फॉर लास्ट 20 years. COVID changed something and now China is becoming a power. यूएस बोलता है यार मैंने तो उनको सारी जॉब्स दे दिए, लेकिन अभी अगर मेरे को वोट्स चाहिए तो मुझे वो जॉब्स वापस चाहिए, और पूरी दुनिया में यही डिस्कशन हो रही है। तो वी आर इनटू समथिंग नोन एज रीशोरिंग, फ्रेंड शोरिंग, नियर शोरिंग, all these three things, and all these things are massively inflationary. So आपको ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन आपको ऊपर जाएगी नीचे आएगी, ऊपर जाएगी नीचे आएगी। सो 1943 से 1952 तक सेम, जब व्हेन यूएस वाज रीइंडस्ट्रियलाइजिंग आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, तो देयर वर थ्री पीरियड्स वेयर इन्फ्लेशन एक्चुअली वेंट इनटू नेगेटिव, बट बिटवीन 1943 to 1952 इन्फ्लेशन डबल्ड इन यूएस।
आई बिलीव हम लोग कुछ ऐसा सा ही करने वाले हैं। आप सोचिए कि ऑटो फैक्ट्रीज में स्पेंडिंग होनी चालू हो गई है। यूएस मैन्युफैक्चरिंग का जो चार्ट है राइट में व्हाइट हाउस का, आप उसे अगर पढ़ेंगे कि कितनी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं यूएस के अंदर। यूएस में इन्वेस्टमेंट्स तो मैं सोच ही नहीं सकता था 2 साल पहले तक कि यूएस में इन्वेस्टमेंट्स होंगी। ऊपर फ्रांस बोलता है नहीं यार तुम हमारी कंपनीज लेकर जा रहे हो, हम भी इन्वेस्ट करेंगे। आप देख रहे हो इंडिया में भी केपेक्स बूम आ रहा है। और नीचे रसल नेपियर ने लिखा है कि इन्वेस्ट इन कंपनीज विच सॉल्व गवर्नमेंट प्रॉब्लम्स, वो भी सब लिखा है। ऑल दीज थिंग्स आर इन्फ्लेशनरी इन नेचर बिकॉज आप सप्लाई चेन्स दोबारा बनाओगे, आप केपेक्स बूम करोगे, यू वांट टू बी सेल्फ सफिशिएंट, यू डू नॉट वांट टू बिकम यू डोंट वांट टू डिपेंड ऑन चाइना एनीमोर। व्हेन यू डोंट वांट टू डिपेंड अपॉन चाइना, then globalization has turned to deglobalization, then deflation has turned into inflation, and I believe this is a decade in which we will talk more about inflation than disinflation. Disinflation period was a beautiful period of investing in high growth companies, but inflationary period means you need to have a different thinking process than what you were having between 2012 to 2020. राइट अभी आपने लास्ट लास्ट जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो आपने दिखाया था कि यूएस का डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो काफ़ी ऊपर चला जा चुका है। राइट, ये सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि एक आम इंसान को, एक आम व्यक्ति को, एक आम रिटेल इन्वेस्टर को हम ये समझा पाएँ आसान भाषा में कि डेट टू हाई डेट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है, डेट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है, तो बहुत सही होगा। फिर उसके बाद हम उसके अगले क्वेश्चन पे चलेंगे उसी से रिलेटेड। हाँ, तो ये गवर्नमेंट का डेट है, तो गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटीज है ये गवर्नमेंट का डेट है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। आपको जीडीपी पता है कि यूएस का जीडीपी क्या है, 25-26 ट्रिलियन डॉलर है, और उनका डेट कुछ 31 ट्रिलियन डॉलर के करीब है। जब भी डेट ऊपर जाता है ना, आप एक हाउस होल्ड को समझिए, आप हमें और अपने आप को समझिए कि जब भी हमारा डेट ऊपर जाता है, हमारे पास तो प्रिंटिंग प्रेस है नहीं, यूएस के पास तो प्रिंटिंग प्रेस है, सो हमारे पास तो प्रिंटिंग प्रेस है नहीं, सो वी गेट इनटू डेट ट्रैप। हाउ डू वी गेट इनटू डेट ट्रैप? तो जैसे यूएस 8% ऑफ इट्स रेवेन्यू इंटरेस्ट पेमेंट के लिए देता था, ओके, जब इंटरेस्ट रेट लो थे, डेट टू जीडीपी लोअर था। अब 130% डेट टू जीडीपी का मतलब डेट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी 130% होने के बाद और इंटरेस्ट रेट 3.5 से 4% होने के बाद अगले 24 महीने के अंदर यूएस का इंटरेस्ट पेमेंट पे जो एक्सपेंडिचर है वो 8% से 17% हो जाएगा। अब आप सोचो कि एक इकोनॉमी है जो ऑलरेडी डेफिसिट में चल रही है, जो वैसे भी बोरो करती है, अभी उसको अभी जो पहले वो 8% ऑफ इट्स रेवेन्यू देता था डेट सर्विस पेमेंट के लिए, अपनी इंटरेस्ट पेमेंट के लिए, वो भी 17-18% हो जाए। तो आज की डेट में मैं ये मानता हूं कि कंज्यूमर इज बेटर देन गवर्नमेंट। कंपनी कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स आर मच बेटर देन द गवर्नमेंट। इट्स द गवर्नमेंट विच इज अ प्रॉब्लम टुडे, बिकॉज कोविड के बाद इन लोगों ने इतना पैसा खर्च करा। पैसा कैसे खर्च होता है गवर्नमेंट का? बोरो करके ही तो होता है, खर्च करके। तो इतना पैसा खर्च करा वेस्टर्न वर्ल्ड ने, जो मैं आपको ये भी बता दूं इंडिया ने नहीं करा। इंडियन गवर्नमेंट बैलेंस शीट इज फार फार बेटर देन यूएस गवर्नमेंट बैलेंस शीट, मींस डेट टू जीडीपी। तो जब ये लेवल आ जाता है ना 130% के करीब का, तो 51 आउट ऑफ 52 कंट्रीज, you have to find a way of reducing this debt to GDP because this is not sustainable. तो आप इसको रिड्यूस करने के लिए फिर आप उसमें प्रोग्राम्स लाते हो कि यार कैसे करें। तो ये वो लेवल आ गया है कि जिसमें यूएस, यूरोप, यूके, और कनाडा, इनके पास ग्रोथ तो है नहीं, तो ये इस डेट ट्रैप से निकलेंगे कैसे? तो इसलिए इनको ना इन्फ्लेशन ऊपर रखनी जरूरी है। आप भी सोचो ना, आपने अगर कोई घर खरीदा है डेट से, ओके, डेट लेकर आपने घर खरीदा है, अगर घर की वैल्यू बढ़ती चली गई तो आप तो उस डेट को पे कर पाओगे ना। और अगर उस घर की वैल्यू गिर गई तो क्या आप उस डेट को पे कर पाओगे? आपकी तो अगर आपकी इनकम रिमेनिंग सेम, सो यू हैव टू मेक श्योर इफ इट इज पॉसिबल कि उस घर की वैल्यू बढ़ती रहे। तो यूएस विल हैव टू मेक श्योर दैट उस घर की वैल्यू बढ़ती रहे। दैट मीन्स इन्फ्लेशन ऊपर जाती रहे तो मेरा डेट अपने आप नीचे हो जाएगा। और ये लोग पहले एक बार कर चुके हैं, 1943 टू 1952 इन्होंने करा है। ये वैसे ही होता है हर जगह, इमर्जिंग मार्केट्स में इंक्लूडिंग इंडिया में हम लोग हमेशा ऐसे करते थे।
आज यूएस में आ गया करने का, वरना ये डेवलप्ड वर्ल्ड में कभी ये प्रॉब्लम नहीं आई, इसलिए तो हम लोग डेवलप्ड वर्ल्ड में ज्यादा हायर मल्टीपल्स देते थे। मेरा तो ये फेवरेट सेंटेंस है, EM have become DM and DM have become EM. Like emerging markets, balance sheets, emerging markets have become developed markets have become emerging markets. काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये सब चीज़ें, और हम लोग इसे बड़े डिफरेंट, एक लेमैन इसे बड़े डिफरेंट तरीके से देखता है, और इसमें जब बैकग्राउंड में जाइए तो कुछ और ही चीज़ें जो हैं वो दिख रही होती है, उसका इम्पैक्ट मार्केट पे अलग तरीके से आ रहा होता है। आपकी एक लिंक्डइन पोस्ट पे आपने कहा था कि जब फेड रेट्स इंक्रीज करना स्टॉप कर देगा तो गोल्ड जो है वो अच्छा करना शुरू कर देगा, गोल्ड में रिटर्न्स जो है वो अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। एंड जैसा कि अब हम देख रहे हैं, आपने भी बताया कि एक आधा रेट शायद और हाइक मिलेगा हमें, और उसके बाद जो है रेट हाइक शायद ना दिखे। तो इसके पीछे की क्या थ्योरी है, और क्या कहीं कहीं ना कहीं ये सजेशन है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने इस समय सही रहेगा? तो गोल्ड का मैं आपको ना पिछले 22 साल का रिटर्न बता देता हूँ। 2000 से 2022 तक का मेरे पास तो हर महीने का रिटर्न रखता है। पिछले 22 साल का रिटर्न गोल्ड का इंडियन रुपीज में 11.5% है एनुअल ना। लीनियर फैशन में तो नहीं होगा, लेकिन एवरेज रिटर्न 11.5% है। आप अपने चार्ट देखेंगे ना, राइट में, पहले तो राइट वाला चार्ट देखिए कि जब 2022 में ये यूक्रेन और रशिया वॉर हुआ, ओके, उस समय यूएस ने टू पनिश रशिया बोला कि तेरी जो एफएक्स रिजर्व्स है ना, रिजर्व्स जो डॉलर में है, अभी डॉलर रिजर्व्स इंडिया की भी इंडिया में नहीं रहती हैं, वो यूएस में ही आपको रखनी पड़ती हैं इन योर बैंक अकाउंट विद जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, व्हाटएवर इट इज। तो जब उसने बोला है तेरी जो एफएक्स रिजर्व्स है ना, मैं उसे सैंक्शन कर देता हूँ, तू एफएक्स रिजर्व्स को हाथ ही नहीं लगा सकता है। ओके, I think US made such a big blunder with that thing. I think the biggest blunder US would have made in Ukraine-Russia war. उस दिन इंडिया को चमका कि यार हमने अगर यूएस की बात नहीं मानी तो क्या हमारी एफएक्स रिजर्व भी आप सैंक्शन कर दोगे? चाइना ने तो 2014-15 से ही यूएस में डिसइन्वेस्ट करना चालू कर दिया था। सो मोर एंड मोर सेंट्रल बैंकर्स स्टार्टेड थिंकिंग कि इफ वी आर नॉट ऑन द राइट साइड ऑफ यूएस, जो एक बार प्रेसिडेंट बुश ने बोला था, आइदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस। ओके, उस समय के बाद in countries like India have actually started stepping up purchase on of gold. आप इसमें राइट में आप चार्ट देखिए, आप येलो बार देखिए, द बिगेस्ट येलो बार, इट हैपेंड आफ्टर यूक्रेन रशिया वॉर। सो सबसे पहली बात तो सेंट्रल बैंकर्स विच आर सेइंग कि हमें अभी डॉलर में पैसा नहीं रखना है, हमें इंक्रीमेंटल गोल्ड रखना है अपने पास। तो एक तो गोल्ड में सबसे बड़ी तेजी जो अगर आपको पिछले 6-9 महीने की दिखाई दे रही है, और एक ये है ऑन द लेफ्ट साइड इज कि जब भी यूएस फेड रेट हाइक करना बंद कर देता है, आपके पास 3 चार्ट है यहाँ पर गोइंग बैक टू 2000, जब भी यूएस फेड रेट हाइक बंद करना चालू कर देता है, देयर इज अ मैसिव रैली इन गोल्ड हिस्टोरिकली। सो आई एम नॉट हिस्ट्री को मैं फ्यूचर में इंटरप्रेट नहीं कर रहा हूँ। हिस्टोरिकली इट हैज 2000 से 2023 की आप साइकिल देखिए, तो जब भी इन्होंने रेट हाइक करना बंद करा, it has actually provided a lot of impetus, lot of price support to gold in the last 23 years. राइट, एंड अगेन तो अभी फेड के रेट के रुकावट के साथ एक, अगर हम हिस्टोरिकल डेटा देखें तो गोल्ड में एक अच्छी रैली दिख सकती है। बिल्कुल, और इस बार तो एक एडेड एडवांटेज है कि सेंट्रल बैंकर्स यूएस डॉलर में उतना इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं और पहली बार गोल्ड खरीद रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक डेटा और बताऊं, जैसे इंडिया का एफएक्स रिजर्व $100 बिलियन से कम हुआ, ओके, पिछले 1.5 साल में हम लोग बात करते हैं, बट इंडियन सेंट्रल बैंकर हैज एक्चुअली एडेड गोल्ड रिजर्व्स। हिस्टोरिकली कभी भी किसी कंट्री की एफएक्स रिजर्व्स जब कम हुई है ना, तो उसने गोल्ड कभी नहीं खरीदा। इंडिया ने, टर्की ने, उज्बेकिस्तान, मतलब ऐसे ऐसे छोटे छोटे सेंट्रल बैंकर्स देख रहा हूं मैं जिन्होंने अपना गोल्ड इंक्रीज करा है। इनफैक्ट इट्स अ वेरी बिग आयरनी कि कंट्रीज लाइक कनाडा have zero gold reserves. Western world has almost zero gold reserves. US has, but Canada, most of Europe has, Britain has, most of us has very low gold reserves. Whereas emerging market countries, in BRIC countries, have lot of gold reserves, and they are increasing their gold reserves. So something is changing in the world. राइट, और साथ साथ में शायद इसलिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं कि यूएस ने डॉलर को वेपनाइज्ड कर दिया, शायद जो उसने अभी यूक्रेन वॉर के दौरान किया कि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास है, हम उस पर सैंक्शन लगा रहे हैं, क्या इसलिए कहा जाता है? दिस इज द बिगेस्ट रीजन कि हम लोग बोलते हैं कि एफएक्स रिजर्व उसने वेपनाइज कर दिया है।
लेकिन चाइना को 2014 में ही पता चल गया था। चाइना ने 2014 के बाद ही यूएस की ट्रेजरी में पैसा इन्वेस्ट करना बंद कर दिया था। तो आप अगर ये राइट का चार्ट देखेंगे, राइट का चार्ट है थर्ड क्वार्टर 2014 से लेकर अब तक का चार्ट, cumulative change in US Treasury holdings of global central banks and cumulative change in gold holdings। तो 2014 में ही चाइना को रियलाइज हो गया यार हम स्वेट करते हैं, हम सब काम करते हैं, ओके, हम अपनी कंट्री को पोल्यूट करते हैं इनको माल भेजने के लिए। यूएस बिगेस्ट एक्सपोर्ट इज ओनली यूएस डॉलर, यूएस डजंट प्रोड्यूस एनीथिंग, whereas चाइना वाज प्रोड्यूसिंग एवरीथिंग। बोलते हैं उसके बाद ये डेफिसिट रन करते हैं और हम जाकर इनकी यूएस ट्रेजरी खरीद लेते हैं। तो 2014 के बाद ही उनको समझ में आ गया कि यूएस इज नॉट ऑन राइट पाथ और आगे पीछे हमारा कंपटीशन होगा ही होगा। तो उन्होंने तो 2014 में ही बंद कर दिया था, ओके। इसलिए आपको ये क्यूमुलेटिव जो दिखाई दे रहा है यूएस ट्रेजरी होल्डिंग पिछले 7 साल में नेगेटिव है। बट जो फरवरी मार्च 2022 के अंदर जो यूएस ने करा, I think this is the biggest blunder, and this is how, or this is why we call it that Russia's FX reserves have got sanctioned. When it got sanctioned, that means US has weaponized US dollar. कि यार ये मेरा डॉलर है, अभी मैं इसको वेपनाइज कर रहा हूँ, किसके अगेंस्ट? ये बंदूक की तरीके से है, मैंने वो बंदूक रशिया के अगेंस्ट चला दी ऑलरेडी, ओके। अभी सबको डर लगने लगा यार ये बंदूक हमारे अगेंस्ट तो नहीं चल जाएगी। तो दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक एज आई कॉल इट, वेरी बिग मिस्टेक। और इसीलिए उस दिन के बाद, ओके, सबको डर लगने लगा है यूएस डॉलर और यूएस ट्रेजरीज में इन्वेस्ट करते हुए। एंड उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो भी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया गोल्ड पे दिखाई दे रहा है, गोल्ड पे दिखाई दे रहा है। प्लस उसके बाद आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे, इंडिया दुबई बात करने लगे यार चलो रुपी में सेटल करते हैं, ओके। इंडिया रशिया बात करने लगे चलो यार किसी और चीज में सेटल करते हैं। ब्रिक्स अपनी करेंसी की बात कर रहा है। ये सब क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास भी यूएस के 2 ट्रेजरी ऑफिशियल्स आए, उन्होंने बोला यार ये रशिया से तुमने ऑयल नहीं खरीदना है वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। तो हम बोलते हैं यार हमने भी एफएक्स रिजर्व तुम्हारी करेंसी में बनाई और तुम आकर हमें धमका रहे हो इस बारे में। और अब तो हमने देख लिया कि तुमने तो एक जने का तो छीन भी लिया। इनफैक्ट यूरोप बोलता है कि ये जो रशिया के एफएक्स रिजर्व है चलो आपस में बांट लेते हैं, ओके। तो ये ऐसे थोड़ी होता है यार, ये दिस इज नॉट देयर इज अ ग्लोबल ऑर्डर नो व्हिच वी हैव ऑल बीन फॉलोइंग फॉर लास्ट 50 years। दैट इज व्हाई यूएस इज द रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। देयर इज वन मोर रीजन यूएस इज द रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। यूएस नीड्स टू रन करंट अकाउंट डेफिसिट, मतलब डेफिसिट रन करने का दूसरी कंट्रीज के अगेंस्ट, उनको डॉलर देने का, और वो डॉलर यूज होता था ग्लोबल ट्रांजैक्शंस में। अभी यूएस बोलता है मैं तो अपने आप को री इंडस्ट्रियलाइज कर रहा हूँ, मुझे तुम लोगों से कुछ नहीं लेना देना। मैं तो यूरोप के अगेंस्ट, मतलब मैं यूरोप की कंपनीज में मेरे यहाँ आ जाओ, जापान की कंपनीज में मेरे यहाँ आ जाओ, मेरे यहाँ ही तुम सब बनाओ, ओके, मुझे तुम लोगों से कुछ नहीं लेना। तो दिस इज वन मोर रीजन दैट द रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड whose responsibility is to run current account deficit is saying नहीं यार मैं थक गया हूँ, अभी मुझे नहीं करना। मैंने जितना डॉलर एक्सपोर्ट करना था ना मैंने कर दिया, मुझे भी पता है कि लोग लेने को तैयार नहीं है, तो मैं अपने यहाँ सारी चीजें अपने यहाँ ही बनाऊंगा और अपने लोगों को एम्प्लॉय करूंगा। सो दिस इज लाइक अ क्लास मॉनिटर गेटिंग रेडी टू सेइंग दैट आई एम लीविंग द क्लास, आपस में तुमने जो लोगों ने करना है कर लो। सो दीज आर 2 reasons in my view that US dollar is now suddenly people are saying यार are questioning the sanctity of US dollar now. Not that anything will happen tomorrow. These are processes. These are decade-old processes. Okay, so it takes a lot of time for world to get de-dollarized, but I think we are headed in the right direction of de-dollarization over the next few years, not few months, please. Right. So have we just coined this term de-dollarization या पहले से है ये term? No, मेरा नहीं है ये। ओके ग्रेट, क्योंकि पिछले 2-3 साल में हमने इतने सारे नए टर्म सीख लिए हैं जब से पेंडेमिक आया है, तो मुझे लगा हमने एक नया टर्म आज और जो है वो निकाल दिया। ग्रेट। एक जगह पे आपने कहा कि एक्टिव फंड्स जो है वो पैसिव फंड्स को आउट परफॉर्म करेंगे इस नई दुनिया में जो इन्फ्लेशन ड्रिवन होगी थोड़े समय के लिए, और जैसे आपने बताया कि डी डॉलराइजेशन होगी, तो इसका कारण क्या है? इसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास क्या डेटा है हमारे पास? ओके, एंड स्पेसिफिकली इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। डेफिनेटली जब हम स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स को देखते हैं तो उनमें तो आउट परफॉर्मेंस रहती ही है। क्या लार्ज कैप फंड्स जो
जिन पे एक ना एक एक धब्बा लग चुका था कि लार्ज कैप फंड्स जो हैं वो इंडेक्स के बराबर या इंडेक्स के आसपास का रिटर्न दे रहे हैं। क्या अब लार्ज कैप फंड्स भी इसको आउट परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे पैसिव फंड्स को? तो मैं आपको यूएस का डेटा दे देता हूँ बिकॉज हम्म, इंडिया का डेटा मेरे पास, बट मैंने देखा है कि यूएस में जो होता है मोस्टली ओवर पीरियड ऑफ टाइम हैपेंस इन इंडिया आल्सो। देखिए 2013 से 2020 का पीरियड था डिफ्लेशन का। ओके, डिफ्लेशन का पीरियड था वो। मेरे पास एक और अलग से चार्ट है कि क्यों डिफ्लेशन का पीरियड था। ओके, हम्म, उस डिफ्लेशन पीरियड में द मनी कंटिन्यूड गोइंग इनटू हाई ग्रोथ स्टॉक, हाई पी स्टॉक्स, ओके, वेयर पी कंटिन्यू टू एक्सपैंड। व्हेन पी कंटिन्यू टू एक्सपैंड, मोर एंड मोर एक्टिव फंड मैनेजर्स, जो एक्टिव फंड मैनेजर करते हैं, जो बेंचमार्क के बाहर के स्टॉक रखते हैं, दे स्टार्टेड अंडर परफॉर्मिंग। ओके, बिकॉज द मनी वेंट इनटू हाई ग्रोथ स्टॉक, or US benchmarks were made up of high growth stocks. So when more and more money started chasing high growth stock and these people started losing money, so आप सोच सकते हैं ना, एक आपने एक एक्टिव फंड मैनेजर को दिया है जो बेंचमार्क नहीं देखता बट उसकी परफॉर्मेंस खराब है, तो आप बोलते छोड़ ना यार, उसको बेच और ईटीएफ खरीद। नाउ ईटीएफ इज इंडेक्स मेड फंड अप में ऑफ डालो। बेंच, हाँ इंडेक्स फंड में डालो। इंडेक्स फंड इज मेड अप ऑफ बेंचमार्क। हम्म, Benchmark is made up of, in US, the benchmark is made up of high growth stock. India, maybe there are 4 or 5 companies which have a very high weightage in those benchmarks. Okay. So as those people started underperforming, आपको तो पता है कि कहीं अंडर परफॉर्मेंस होता है तो इन्वेस्टर बोलता है छोड़ यार उसको बेच और सस्ता वाला खरीदेंगे ना ईटीएफ। तो व्हेन यू कंटिन्यूड सेलिंग दैट थिंग, उसको अपने स्टॉक बेचने पड़े, यानी कि जो उसके वैल्यू स्टॉक थे उसको बेचने पड़े, और वो पैसा ग्रोथ स्टॉक में गया। जो ग्रोथ स्टॉक की वैल्यूएशन थी वो कंटिन्यूड गोइंग अप। So over the last 6 months, last 6 years, what has happened is passive funds in US have more assets than active funds. Okay, हम्म, in a deflationary world, that was a right call. But in inflationary world, value stock starts doing well. The active fund manager starts doing well. So last year, जैसे आपने देखा होगा US में people who were having oil, oil related equities, which who and their उनका जो बेंचमार्क में वेटेज था 3 या 4% था। फैंग का जो वेटेज था शायद 30% के करीब था। जब लोगों ने कुछ लोग होते हैं ना जिनको लगता है कि नहीं यार साइकिल आ गई है, कमोडिटी साइकिल आ गई, उन्होंने ऑयल में इन्वेस्ट करा। ओके, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको सिर्फ। और जिनका फैंग में था, आपको पता है कि फैंग के रिटर्न्स कितने नेगेटिव आए, और वो ऑयल कंपनीज में जो इन्वेस्ट कर रहे थे, उन फंड मैनेजर्स के रिटर्न, वैल्यू कंपनीज में जो इन्वेस्ट कर रहे थे उनके रिटर्न अच्छे आए। So time has started where if the benchmarks continue to underperform, because benchmarks are made up of high growth stock, then money will leave the ETF or the passive and goes into those active fund managers who understand this brave new world of inflation. Reversing this last 10 to 15 years, I think more last 10 years, underperformance of active funds versus the benchmarks. It is all happening only because of inflation. So why did the growth companies do well? You have to understand that कि 2012 से 2020 के बीच में US shale production went from 5 million barrels to 13 million barrels. आप सोचिए कहीं से एक नया ऑयल का कहीं से भी there is a new supply which came 5 million barrels to 13 million barrel हो गया यूएस में। When 5 million barrel to 13 million barrel हुआ, आपको पता है कि oil prices did not go up. When oil prices went down और US का current account deficit improve हुआ, तो money went for search of return into US. In US, what did that money buy? That money bought FANG stock or high growth stock, which most high growth stock they bought. But the US shale production topped off at 13 million barrels in 2020, and now it is down to almost 10 million barrels. Okay. हम्म, And that is, I have seen that for the first time since 2012, FANG have given a negative return year, first time given negative return year over year. From 2012, every year it was a positive return. In 2021, it was a negative return. So there was a direct correlation between US shale production and investment in FANG stock. If US shale production has topped off, then I would say that global deflation is over, global inflation is there, and inflationary world is a brave new world of investment, which most fund managers are still not thinking about it. Why? Because there were 70,000 CFAs before 2012. Now we have 170,000 CFAs. 100,000 CFAs have been minted in the last 10 years, and all of them have seen only a deflation world, of a world of high growth stocks doing well. They are in for a shock.
राइट। थैंक यू वेरी मच रितेश, थैंक यू वेरी मच। काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला, काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिला एंड उम्मीद करता हूँ कि हमारे ऑडियंस भी इसको एंजॉय करेंगे और आपसे ज़रूर कनेक्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। Thank you. Have a good day. उम्मीद करता हूँ गाइज आपने इस एपिसोड को भी उतना एंजॉय किया जितना आपने बाकी सारे एपिसोड्स को आज तक एंजॉय किया है। वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और मार्केट की बात के बाकी सारे एपिसोड्स जरूर 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 देखिएगा। विद दिस नोट गाइज, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.